सर नमस्ते सर। नमस्ते गुड नमस्ते। इवनिंग सर जी। हाँ सर, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज हम लोग रेस जुडिकेटा का लास्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें जो एग्जांपल्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कैसे रेस जुडिकेटा है या कैसे रेस जुडिकेटा नहीं होगा। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। ये सारे जो एग्जांपल्स बता रहा हूँ ये सब आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ एग्जांपल्स जो नए रिसेंटली आए हैं वो भी आपके पास हैं। और कुछ आपको जो कमेंट्री बुक्स होती है, जो 4 4 5 5 वॉल्यूम में आती है, उनमें से मिलेंगी, जो कि केस लॉ पर बेस्ड होती है। वहाँ से भी कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। देखिए, सबसे बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन है ए, और इस पर्सन ने बी के खिलाफ कोई सूट फाइल किया। एंड जस्ट से कोई सूट जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बहुत सीधा होता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में। अब इसमें ऐसा है कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया होगा, ब्रीच कर दिया होगा, तभी ए ने बी के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने का सूट फाइल किया। नाउ, अब ए ने बी के खिलाफ सूट तो फाइल कर दिया, लेकिन अब ये जब सूट फाइल कर देते हैं तो सूट यहाँ पर फाइनली डिसमिस हो जाता है। अगर सूट डिसमिस हो गया, उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, ए फिर से इसी सूट को फाइल करता है बी के खिलाफ में, कुछ फ्रेश ग्राउंड लगा करके फाइल करता है। तो क्या ये जो सूट फाइल होगा फ्रेश ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये रेस जुडिकेटा से बाहर होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो क्यों होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए, डिस्कस करते हुए। बताइए, ये सूट क्यों रेस जुडिकेटा से बाहर नहीं होगा या होगा? सर ये बार होगा सर। क्यों बाहर होगा सर, ये मुझे बताइए बस। सर क्योंकि अगर हम एक एक ही सूट में जितने रिलीफ बनते हैं हम वो सभी रिलीफ ले सकते हैं। अगर हमने उनको नहीं लिया तो इसका मतलब हमने उनको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। हम लेना नहीं चाहते तो उनके लिए हम दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते। तो सूट तो यहाँ डिसमिस हुआ है सर। सर डिसमिस सूट तो इज हुआ लेकिन डिसमिस्ड, तो यहाँ तो डिसमिस हुआ है। डिसमिस के तो पचासों कारण हो सकते हैं। मे बी डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट भी हो सकता है। मेरे पास फैक्ट नहीं है कि मैं ये आपको बोल दूं क्लियरली कि सर ये डीएफडी हुआ है या किसी और रीजन से डिसमिस हुआ, बट सूट इज डिसमिस्ड। अगर इतना ही आपको एग्जाम में लिख के आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेदर दिस सो कॉल्ड नेक्स्ट सर सूट जब इज। तक हम्म। सर जब तक इसमें क्लियर कट ये नहीं होगा कि भाई ये डीएफटी डीएफडी है, तब हम्म। तक हम इसको फाइनली क्लियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड ही मानेंगे। और अगर ये डीएफडी हुआ तो सर तब रेस्यूडिकेटा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा सर, तब नहीं लगेगा क्योंकि वो डिग्री की डेफिनेशन में कवर नहीं होता। सर वो दूसरा ग्राउंड दे के भी कर सकता है ना सर। दूसरा ग्राउंड कहने का मतलब सर? सर जिस ग्राउंड पर वो ब्रिंस ऑफ कंटाक्ट किया था सर, वो ग्राउंड थोड़ा चेंज करके तो कर सकता है, शूट ला सकता है ठीक अगर है। execute कर लेते हैं। ठीक है। तो मुद्दा बड़ा क्लियर होना चाहिए कि सूट डिसमिस हुआ, तो सूट डिसमिसल के आधार पर, यानी सूट डिसमिस भी है तो भी उस कंडीशन में क्या होगा, जो नेक्स्ट जो सूट होगा वो रेस्यूडिकेटा से बाहर होगा। दो रीजन बड़े क्लियर हैं यहाँ पर रेस्यूडिकेटा से बाहर होने के। पहला रीजन है कि यहाँ पर अगर फ्रेश ग्राउंड लेकर के दूसरी सूट फाइल की गई तो ये फ्रेश ग्राउंड अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ये यहाँ पर पहले वाले सूट में लिया जा सकता था, इसने नहीं लिया। तो यहाँ एक तरीके का प्रिजम्पशन अप्लाई हो रहा है कि हाँ, पहले वाले सूट में आप अगर आपने नहीं लिया तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको लेना चाहिए था, आपने ले लिया। या नहीं लिया तो हम उसको अलाउ भी नहीं करेंगे नेक्स्ट सूट में। हम ये मान लेंगे कि वो ग्राउंड डिस्कस हो गया, उस ग्राउंड के आधार पर भी हमने डिसमिस कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि फ्रेश ग्राउंड लेकर के आ रहे हैं तो भी यहाँ पर ये नेक्स्ट सूट इस्टेब्लिश नहीं होगा, पहला रीजन। दूसरा तो है कि भाई सूट डिसमिस कर ही दिया गया है,
तो भी यहाँ पर हमारे लिए क्या है, ऑप्शन बड़ा क्लियर है कि भाई जब कभी भी ऐसा मामला होगा तो ये रेस जुडिकेटा से बाहर होगा। दूसरी एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मली 99% केसेज में मैं बोल रहा हूँ, 1% मैं एक्सेप्शन में छोड़ देता हूँ, क्योंकि 99% केसेज में क्या होगा, अगर कहीं कोई सूट डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट होगा, जिसको हम लोग डीएफडी बोलते हैं, अगर वो डीएफडी होगा तो वो एग्जाम के क्वेश्चंस में आपको क्लियरली मेंशन रहेगा कि वो पर्टिकुलर सूट डीएफडी हुआ है, और ये बात एकदम क्लियरली मेंशन रहेगी। ठीक है। अगर सूट ऐसे डिसमिस है, इसका मतलब है कि जो ऑर्डर है, प्रोविजंस है सीपीसी के, उसके अकॉर्डिंग हुआ है, डीएफडी के बेस पर नहीं हुआ है। ये बड़ी क्लियर सी बात रहती है। ठीक है। तो ये जो पहला वाला जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, इसमें सेकंड जो सूट होगा वो रिस जूडिकेटा से बार हो जाएगा, इट विल बी बार्ड बाय रिस जूडिकेटा। ओके। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ एक सूट फाइल करी। ए ने बी के खिलाफ कोई सूट फाइल करी, एंड दैट सूट इज पजेशन, सूट फॉर पजेशन, possession of certain properties, possession of certain properties। अच्छा, ये जो possession of certain properties, तो ये possession का ये दावा कर रहा है कि मेरे को मेरा कब्जा चाहिए प्रॉपर्टी पर, और ये किस बेस पर मांग रहा है, जस्ट से सेल डीड के बेस पर। यानी ए और बी के बीच में ऐसा कुछ हुआ होगा, सेल डीड का अकाउंट, सेल डीड हुआ होगा, उसमें ए कह रहा है कि भैया सेल डीड के आधार पर मेरे को प्रॉपर्टी का कब्जा चाहिए, पोजेशन चाहिए। नाउ बी कंटेंट बिफोर द कोर्ट कि जो डीड तुम बता रहे ये एक तरीके से बोगस है, यानी फिक्सिशियस है। सो डीड इज फिक्सिशियस, FICTITIOUS, फिक्सिशियस है। नाउ जब बी ने कहा कोर्ट में कि जनाब ये जो डीड है ये फिक्सिशियस है, और कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने भी मान लिया कि बी जो कह रहा है डी कि डीड विक्सिशियस है, ये बात कोर्ट ने मान लिया। सो कोर्ट ने इस बात को हेल्ड कर दिया कि जो डीड है, जिस डीड के आधार पर तो मांग रहे हो, ये फिक्सिशियस है। अगर फर्दर ए एक फर्दर सूट फाइल करे, अब ये तो मैटर यहाँ पर खत्म हो गया। अगर ए फर्दर कोई सूट फाइल करता है, एंड सूट फाइल करता है सम अदर प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ सेम सेल डीड, सेम सेल डीड के आधार पर अदर प्रॉपर्टीज के पोजेशन की बात करता है, तब इस केस में यहाँ पर क्या रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा या रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। रेस जुडिकेटा विल बी अप्लाई और रेस जुडिकेटा विल नॉट बी अप्लाई। सोच के समझ के जवाब दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, जिनको भी दिक्कत रहेगा उनके लिए बोल रहा हूँ। नहीं है बहुत अच्छी बात है तो भी अच्छी बात है, ताकि क्लियर हो जाए। सर रेजिडी कट अप्लाई होगा सर। क्यों सर, रेस जुडिकेटा क्यों अप्लाई हो जाएगा सर? सर क्योंकि सर ये इसमें क्योंकि जो डीड थी वो, हाँ जो सेल डीड थी वो सर पहले ही ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है कि ये फिक्टिशियस है। और जो मैटर है, मैटर इन इशू था वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो प्रॉपर्टी कोई सी भी हो, उस सेल डीड के भी आपके जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सभी इसी में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। ये प्रजम्पशन ली जाएगी। और कोई, सबको क्लियर है या इनका, इनकी बात समझ में आई? लग रहा है कि सही बोल रहे हैं। देखिए, बड़ा सीधा सा फंडा है। जस्ट से ये एक सेल डीड है, और इसी सेल डीड के आधार पर एक, दो, तीन, चार ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जिस प्रॉपर्टी का ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ऐसा ए का दावा है। ए ने कोर्ट में एक सेल डीड प्रोड्यूस किया और कहा कोर्ट को कि जनाब हमारे और बी के बीच में एक सेल डीड हुआ है,
उस सेल डीड के आधार पर प्रॉपर्टी नंबर जो 1 है, उस प्रॉपर्टी का मेरे को क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। ठीक, तो ए क्या मांग रहा है, ए सिर्फ फ्लैट नंबर 1 पर पोजीशन मांग रहा है। अब होता नहीं है भाई, किसी के पास पैसा बहुत है तो एक ही टावर में 5 फ्लैट बुक कर लिए, 10 फ्लैट बुक कर लिए। तो यहाँ पर ये एक फ्लैट का पोजीशन कौन मांग रहा है, ए मांग रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डीड। नाउ बी अपीयर्स बिफोर द कोर्ट एंड प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने इस बात को उसने साबित कर दिया, प्रूव कर दिया कि जिस सेल डीड के आधार पर ए प्रॉपर्टी का पोजीशन मांग रहा है, फ्लैट का पोजीशन मांग रहा है, वो सो कॉल्ड जो सेल डीड है, वो सेल डीड क्या है, फिक्सिशियस है, यानी फर्जी है, नकली है, वो कहने का इसका सेंस है। तो सेल डीड ही क्या है, ये पूरी की पूरी सेल डीड ही फिक्सिशियस है। तो चूंकि ये सेल डीड ही फिक्सिशियस है, इसीलिए यहाँ पर अब बाकी के किसी भी प्रॉपर्टी पर किसी भी तरीके का कोई दावेदारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये पूरा का पूरा डीड ही खत्म है। अब यहाँ ए क्या करता है, अब बी के खिलाफ फिर से सूट फाइल करता है। इस बार वो फ्लैट नंबर 1 नहीं मांगता है, इस बार वो फ्लैट नंबर 4 मांगता है। अब ये कहता है कि फ्लैट नंबर 4 मेरे को चाहिए और फ्लैट नंबर 4 का पोजीशन दे दो। तो ये जो सूट होगा ये रेस जुडिकेटा से बार होगा। नाउ द क्वेश्चन इज क्यों बार होगा। तो मैंने पहले आपसे बताया कि जो मैटर इन इशू है, अब यहाँ पर समझने के लिए दो लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। पहले में आप ये सोच सकते हैं कि सर पोजीशन का सूट फाइल किया तो ये मैटर इन इशू है, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। लेकिन ये पोजीशन किस आधार पर दावेदारी कर रहा है, वो होता है असल में मैटर इन इशू। मैं मांग रहा हूं तलाक, लेकिन मैं तलाक किस ग्राउंड पर मांगू, मैं एक नॉन जनरल वे में, सॉरी नॉन टेक्निकल वे में आप लोगों से ये मैंने एक बताया, आपको एग्जांपल दिया। अगर ये बंदा मांग रहा है पोजीशन, कब्जा मांग रहा है प्रॉपर्टी का, कि मुझे इस घर पर कब्जा चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन किस आधार पर मांग रहा है, दैट इज द पॉइंट। तो ये जो पोजीशन मांगने का आधार है वो है सेल डीड। अब जिस ग्राउंड पर आप मांग रहे थे वो ग्राउंड ही उस कोर्ट ने कहा कि ना भैया वो तो ग्राउंड ही खत्म है, वो सेल डीड ही फिक्सिशियस है। तो जब अगर सेल डीड ही फिक्सिशियस है, जब आधार ही तथ्यहीन है, बेकार है, जब बिना आधार का सूट है, तो वो तो खत्म, यानी कि जो जिस आधार पर मांग रहे थे वो आधार को कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। मैटर इन इशू इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। अब सेम मैटर इन इशू, यानी फिर उसी सेल डीड के आधार पर आप दूसरा, तीसरा, चौथा किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर आप मांगते हैं पोजीशन, तो वो तो रेस जुडिकेटा से सामने से बाहर हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल। मुल्ला साहब का कमेंट्री बुक पढ़ेंगे तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। मुल्ला साहब की कॉपी सब टेक्स्ट बुक ने ऑलमोस्ट करिए, चाहे वो एम पी जैन साहब का किताब हो, चाहे वो आपका क्या नाम है जो बड़ा फेमस बुक है, टाकवानी साहब की बुक है, चाहे बहुत सारे बुक्स जो भी ऑथर लिखते हैं, गाइड वगैरह, चाहे आप दुक्की ए के जैन साहब की, सब में कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है। इवन जो आपको डायग्राम मिलेगा टाकवानी साहब में, हम लोगों ने तो बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो उसमें जो डायग्राम भी है वो भी मुल्ला साहब की किताब से कॉपी पेस्ट है। इवन कमेंट्री बुक में भी है, तो कमेंट्री में भी ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो नाउ अब आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ए नाम का एक पर्सन है, फिर से इसने एक मुकदमा फाइल किया, सूट फाइल किया, सूट फाइल किया बी प्लस सी प्लस डी, 3 लोगों के खिलाफ, यानी 3 लोगों को इसने क्या किया, डिफेंडेंट बनाया। अब इसमें मैटर क्या है वो समझिए। ए जो है बी सी डी के खिलाफ एक मुकदमा फाइल करता है, किस बात का सूट फाइल करता है, क्लेम का। ए को क्या चाहिए, सबको क्या चाहिए, प्रॉपर्टी। अब ए जो है एक प्रॉपर्टी पर दावा करता है, क्लेम करता है, और उसमें कहता है कि भैया बी सी डी को भगाओ, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, तो प्रॉपर्टी आती है वसीयत से, विल के थ्रू आती है। ठीक, नाउ अब क्या कर दिया, ये फर्स्ट सूट है। अब यहां पर क्या होता है, कोर्ट, अब यहां पर आप मैटर इन इश्यू को पकड़ लीजिए, यानी झगड़े की विषय वस्तु, बोन ऑफ कंटेंशन। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर झगड़े की विषय वस्तु आप अगर ध्यान से समझेंगे तो ए का ऊपर का मामला नहीं लेना है। ए ने दावेदारी करी, मान लीजिए मैं ए हूं,
मैं दावा करता हूं कि एक 4,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट प्लॉट में मेरा 1,000 स्क्वायर फीट या 4,000 स्क्वायर फीट टोटल मेरा ही हिस्सा है, ऐसा मैं दावा कर सकता हूँ। और ये मैं दावा किस बेसिस पे कर रहा हूँ? बिल के आधार पर कर रहा हूँ। नाउ जिस आधार पर कोई व्यक्ति भी सूट फाइल करता है, जैसे अगर आप मेरे खिलाफ या मैं आपके खिलाफ सूट फाइल करता हूं कि भैया किराया बाकी है, तो किस आधार पर मैं कह रहा हूँ? रेंट अग्रीमेंट के बेस पर कह रहा हूँ। तो रेंट अग्रीमेंट बेसिकली हो जा रहा है। यहाँ पर वसीयत के आधार पर, विल के आधार पर ये सूट स्टैब्लिश हुआ है। तो यहाँ पर विल को हम पकड़ के लेके चल रहे हैं। अब विल को जो हम पकड़ के लेके चल रहे हैं, तो विल क्या कर रहा है? कोर्ट ने विल को इंटरप्रेट कर दिया। कोर्ट ने विल को इंटरप्रेट कर दिया। जब कोर्ट ने विल को इंटरप्रेट कर दिया, उसके बाद हो सकता है कि बी सी के खिलाफ मुकदमा फाइल कर दे। ये भी हो सकता है कि सी ए के खिलाफ मुकदमा फाइल कर दे, या बी सी डी तीनों मिलकर के ए के खिलाफ मुकदमा फाइल कर दें, या डी ए के खिलाफ मुकदमा फाइल कर दे। कोई किसी के खिलाफ मुकदमा फाइल कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एग्जाम में उलझाने के लिए प्रॉब्लम इस तरीके का डालेगा। ठीक है, कोई किसी के खिलाफ मुकदमा डाले, अगर उस मुकदमे का आधार वसीयत है, विल है, हर एक मुकदमे में वही विल आता है, और उस कोर्ट ने अगर उस विल को डिसाइड कर दिया है कि भैया ये है वो है, जो भी एक्स वाई जेड उसने डिसाइड कर दिया है, तो उसी विल को अगर इस्टेब्लिश कर दिया है, तो फिर केस इस्टेब्लिश होगा। नहीं तो फिर क्या है, ये सीधे सीधे रेस जुडिकेटा से ये भी बार होगा। मतलब अभी सीखने के लिए हमारे पास क्या बात है, फाइनल पॉइंट क्या है? जिस आधार पर हम केस इस्टेब्लिश करते हैं, अगर वो आधार कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, उसको हम मैटर इन इशू बोल रहे हैं अपनी भाषा में। तो वो मैटर इन इशू अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, और वही मैटर इन इशू फिर से दूसरी सूट में, नेक्स्ट सूट में, फ्रेश सूट में फिर से लाया जाता है, तो जो नेक्स्ट सूट होगा वो क्या होगा? सीधे सीधे रेस ज्यूडिकेटा से बार हो जाएगा। क्लियर? तो हमें यहां पर क्या पकड़ना है? ग्राउंड। आइए और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे एक ए नाम का पर्सन है, ये सर्विस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के सर्विस में है। मान लीजिए किसी रीजन की वजह से इस सो कॉल्ड ए नाम के पर्सन का जो सर्विस है, इसको जो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, उसने क्या कर दिया है? टर्मिनेट कर दिया, इसको जॉब से हटा दिया। अब ये जो बंदा है ए, सीधे सीधे क्या करता है? आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के कोर्ट में सीधा सीधा रिट पिटीशन फाइल करता है। रिट पिटीशन फाइल करेगा। नाउ जो ये रिट पिटीशन फाइल करता है, तो अब यहाँ हाई कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को डिसाइड कर दिया। रिट पिटीशन को डिसाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पर अगर ये नहीं कह रहा हूँ कि रिट पिटीशन ए के फेवर में गया या ए के अगेंस्ट में गया, ये मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ। और ये आपको मान लीजिए फैक्ट में नहीं लिख के देगा, तो क्या करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। अगर ए के फेवर में मान लीजिए, सपोज कीजिए नहीं हुआ, जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल, अगर ए के फेवर में ये नहीं हुआ, और फर्दर ए क्या करता है? अपीयर करता है, यानी सॉरी, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ये क्या फाइल करता है? फिर से रिट पिटीशन फाइल करता है बिफोर द कोर्ट। लेकिन इस बार जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। नाउ द क्वेश्चन बिफोर अस इज वेदर दिस सो कॉल्ड सूट, सॉरी, वेदर दिस कॉल्ड सो कॉल्ड पिटीशन, जो रिट पिटीशन है, सूट नहीं बोलेंगे, रिट पिटीशन इज बार्ड बाय रिस जुडिकेटा और नॉट। क्या ये रिस जुडिकेटा से बार होगा या रिस जुडिकेटा से बार नहीं होगा? ये बताइए बस आराम से। क्या हम इसको रिस जुडिकेटा से बार मानेंगे या रिस जुडिकेटा से बार नहीं मानेंगे? बताइए। यहाँ तो सर हायर कोर्ट में आ गया ना।
से तो से नहीं अथी होगा। में तो रहा नहीं पैरेलल कोर्ट में। जी ना। हायर तब ये तो तो समान सुप्रीम हो कोर्ट जाना में चला चाहिए गया मामला, हाँ। ये, क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट का मैटर था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हम्म। रेस जुडिकटा तो सेम सेम आता है। हम्म। यहाँ तो सर नहीं होना चाहिए। और कोई? एनीबडी जिनको लगता है कि रिस जुडिकेटा नहीं लगना चाहिए या लगना चाहिए? सर रेस जुडिकाटा लगेगा, क्योंकि रिट पिटीशन दोनों ही मैटर इन इशू ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। और हम रिट पिटीशन एक ही जगह फाइल कर सकते हैं, अगर दोबारा कहीं फाइल करते हैं तो सर रेस जुडिकाटा से बाहर होगा। ओके। दोबारा रिस जुडिकेटा से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ओके। और कोई और कोई डिफरेंट आंसर किसी के पास? यानी इनका कहना है कि रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, रेस जुडिकेटा से बाहर है, राइट? जी सर। नाउ, अच्छा अब यहाँ पर एक और ऑप्शन ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये सो कॉल्ड ए है। अगर ज़्यादा ही थिन हो गया। मान लीजिए ये जो ए है, ये हाई कोर्ट में केस हार जाने के बाद, हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ जो ऑर्डर पास कर दिया उसके बाद डायरेक्टली सिविल कोर्ट में जाके सूट फाइल कर दे। वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट? क्या ए अब सिविल कोर्ट में उसी मैटर के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है अपनी सर्विस को दोबारा से रीइंस्टेट कराने के लिए? सर नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकता है? सर तो फाइनली डिसाइड हो गया ना सर वो। आखिर फाइनली में तो क्या डिसाइड हो गया? वही तो मैं तो, अब फाइनली क्या डिसाइड हो गया? यहाँ तो सर कोर्ट सेम होना चाहिए ऑलमोस्ट। सर अपील तो है, कंटिन्यूएशन ऑफ शूट है ना। हाँ जी। और कोई डिफरेंट आंसर? लेकिन अब क्या सिविल कोर्ट में अगर हम फाइल करेंगे तो रेस जुडिकेटा नहीं अप्लाई होगा? सर होगा तो सर होगा। क्यों होगा? सीधा क्वेश्चन है कि अगर होगा तो सर क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। इज देयर एनी आंसर कि क्यों नहीं होगा? सर हाँ जी। मतलब सर ये हो सकता है कि वो प्रॉपर फोरम में उसको शूट फाइल नहीं किया है, हम्म। तो इसीलिए सर इसमें होगा तो वो प्रॉपर फोरम में जाके फिर से शूट ला सके। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं सब कोई कि सर रेस जुडिकेटा से बाहर होगा, तो फिर ऐसे भी तो फिर अपील में क्या होता है? हमने अपना जुरिस्डिक्शन तो चेंज कर दिया। मान लीजिए ए, हम्म, ए क्या है ये? ए ने, मान लीजिए ए ने अपना जो है हाई कोर्ट में फाइल किया था सूट, सॉरी पिटीशन, ठीक है। और ये किया था आर्टिकल 226 में, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। नाउ अगर ये आर्टिकल 226 में फाइल कर दिया, जस्ट टेक एन एग्जांपल, उसके बाद ये क्या आर्टिकल 136 में डायरेक्ट एसएलपी में नहीं लेके जा सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल, स्पेशल पिटीशन। या अगर ये भी छोड़ दीजिए, इस ऑप्शन को भी हम छोड़ दें, जस्ट लीव इट फॉर अ मोमेंट, ये सबसे पहले क्या करता? सिविल कोर्ट में ही जाता, और सिविल कोर्ट ने अगर इसके मामले को इसके अगेंस्ट में फाइल करता तो ये जा सकता था एडीजे की कोर्ट में। और मान लीजिए एडीजे की कोर्ट भी इसके अगेंस्ट गई तो एडीजे से आगे ये हाई कोर्ट जा सकता है। तो फिर ये जब ये एडीजे में जा रहा है, हाई कोर्ट में जा रहा है, तो क्या ये मैटर जो यहाँ एडीजे हाई कोर्ट में जा रहा है ये रेस जुडिकेटा से बाहर नहीं कहलाएगा? जो सो कॉल्ड हम यहाँ पर सिविल कोर्ट में जो मैटर एंड इशू डिसाइड हुआ, वही मैटर एंड इशू लेकर के तो हम एडीजे भी जा रहे हैं। जो सर मैटर एडीजे की कोर्ट में डिसाइड हुआ, वही मैटर तो हम फिर हाई कोर्ट में लेके जा रहे हैं। सर फिर वही मगर मैटर, हाँ बताइए सर। सर यहाँ पर तो मैटर का कंप्लीट सर फाइनल डिस्प्यूट नहीं हुआ ना, क्योंकि एक फोरम में अगर वो हार जाता है
तो सर हाँ, अगले पार्टी तो अपील फोरम में जा सकता नहीं, तो अपील फोरम में अगर वो डिसाइड हो गया तो उसके बाद वो सर बाद में नहीं कर सकता। मतलब मतलब कहना क्या चाहते हैं? सर मतलब जैसे सिविल को सब जज में हुआ सर, सीनियर डिवीजन में, और उसके खिलाफ वो एडीजे में गया अपील में। तो हम्म। सर अपील में भी फिर से वो अगर वो हार गया, वो हाई कोर्ट गया, हम्म। तो हाई कोर्ट में अगर वो डिसमिस, फिर सर वो रुक गया, कुछ नहीं किया, फिर 4 साल बाद उसको याद है वो फिर से करेगा, उसका नहीं, अपील। 4 साल नहीं वेट किया सर, जैसे हार गया वैसे ही चला गया। विद इन लिमिटेशन पीरियड चला गया, 1 महीने के अंदर चला गया। अब ये सर रेस अगर जुडिकेटा से बाहर नहीं होगा सर। सर नहीं होगा, अगर सर ग्राउंड आ सकते हैं हम्म। सर। यहाँ एक चीज है कि अगर वही सूट हम लाते हैं, अगर उसको हम अपील में जाते हैं तो बार नहीं होगा। लेकिन क्यों अगर बार वही नहीं होगा? सेम सूट क्यों लेकर बार? के जाते हैं। अपील में क्यों नहीं बार होगा? तो सेम मैटर अपील में आप लेके क्या जा रहे हैं? वही मैटर तो लेके जा रहे हैं जो नीचे की कोर्ट हाँ, ने तो डिसाइड किया फिर है। तो सर हायर कोर्ट में जाते हैं तो फिर तो रेस जुडिकेटर तो फिर लागू नहीं तो होगा फिर उस पर। यहाँ भी तो हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो यहाँ भी नहीं लगना चाहिए। फर्क क्या है फिर? हायर कोर्ट यानी सर कि हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो यहाँ तो नहीं नहीं लागू होना चाहिए। इन दोनों में से सर हमारा मैटर इन इशू से। हाँ सर, बोलिए। सर यहाँ इसलिए क्योंकि वहाँ हम अपील में नहीं जा रहे ना सर। जुडिक्शन जो मैटर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, जो रिट जुडिक्शन मैटर सेम है सर। रिट ठीक है, जुडिक्शन। रीट जुरिस्डिक्शन सेम है, तो मान लिया। अगर हाई कोर्ट से हम सिविल कोर्ट जा रहे हैं, अब तो सर जुरिस्डिक्शन सेम नहीं है सर। सर जो ऑलरेडी इशू, मैटर इन इशू तो डिसाइड हो गया ना सर। अगर हम मैटर इन नीचे डिस्प्यूट नहीं। मैटर इन इशू तो सर हमारा सूट डिसाइड करते वक्त भी आप कर देते हैं, तो फिर हम अपील में लेके जाते हैं ना सर। अपील में हम अपीलेट लेके क्या जाते हैं? मैटर इन इशू तो लेके जाते हैं। सर, क्योंकि इसमें मेंशन है ना सर, हम अपीलेट इसमें मेंशन नहीं होगा सर। क्या मेंशन अपीलेट नहीं हो? इसमें क्या मेंशन नहीं होगा बताइए? अपील में सर ये जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, अपील में ऐसा कौन सा सोना लग गया है सर? सर अपील में जो होता है सर, सर मतलब नीचे जो कोर्ट में, सिविल कोर्ट में सर अगर मतलब सूट हार गए, मैं आप तो लोग सर ये वही जो सूट। थियोरेटिकली ठीक आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि ठीक है, अपील में हम जा रहे हैं तो अपील पर रेस जुडिकेटा नहीं लग रहा है। तो अपील के पहले जो सूट डिसाइड किया, मान लीजिए सिविल जज जूनियर डिवीजन ने किया डिसाइड, ठीक, जूनियर डिवीजन ने डिसाइड किया, तो यहाँ पर भी तो सर एक्सप्लेनेशन मैटर इन कंप्लीट था इशू ही सर। डिसाइड हुआ ना सर। जब मैटर इन इशू यहाँ पर जब सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन ने डिसाइड कर दिया, उसी मैटर इन इशू को लेकर के हम फर्दर अपील में जा रहे हैं। तो दिक्कत क्या? फिर वही मैटर इन इशू तो फिर से आ रहा है। तो जब मैटर इन इशू यहाँ डिसाइडेड है, फिर भी मैटर इन इशू डिसाइड आएगा, तो यहाँ पर तो रेस जुडिकेटा लगना चाहिए, एज पर द रेस जुडिकेटा का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग। ये मेरा कहना है। एक्सप्लेनेशन